नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश वर्मा। आप देख रहे हैं समाचार टुडे का खास प्रोग्राम द शख्सियत। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में आपको बता दूं कि एक ऐसे विभाग में काम कर रहे हैं जिस विभाग को लोग दया भावना के साथ में देखते हैं। वो विभाग हमारा है दिव्यांग जन सशक्तिकरण। इस विभाग के निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं वरिष्ठ आईएएस सत्य प्रकाश पटेल जी। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो इस सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे कहां तक पहुंच रही हैं और क्या अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम द शख्सियत में। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। समाचार टुडे के दर्शकों को मेरी ओर से स्वागत। जहाँ तक आपने अपने ओपनिंग में जो बात कही, निश्चित रूप से ये विभाग दिव्यांग जन सशक्तिकरण इसका नाम है और पहले ये विकलांग कल्याण विभाग होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग के बजाय इसको दिव्यांग जन शक्ति दिया। हम सर इस पे अभी बातचीत करेंगे और हम थोड़ा सा हमारे और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन और आप प्रशासनिक सेवा में और आपकी पढ़ाई लिखाई किन स्थितियों में और कहाँ पे हुई सर? जी, मेरा जन्म जनपद प्रयागराज में हुआ था और प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की मेरी शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। एक कृषक परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और 9th से 12th तक मैंने राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद में मेरा एडमिशन हुआ। 80s के समय में बहुत अच्छी योजना होती थी ग्रामीण प्रतिभाओं को हंट करने के लिए, उनको खोजने के लिए कि एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा होती थी। उसमें जो टॉप 20 बच्चे सेलेक्ट होते थे उनको जीआईसी हॉस्टल मिलता था और स्कॉलरशिप मिला करती थी। मैं उसी योजना का छात्र रहा हूँ। फिर 1987 में इंटर करने के बाद जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें मेरा चयन हो गया और मैंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर, जो आजकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया है, वहाँ मेरा दाखिला हुआ। मैंने वहाँ से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी किया और फिर एमटेक करने के लिए मैं मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया और यहीं से मुझे प्रशासनिक सेवाओं में आने का एक रुझान पैदा हुआ। यूँ कहें कि ये इलाहाबाद की धरती का कमाल है या वहाँ का वातावरण, तो मैं उधर मुड़ गया और इन तैयारियों में लग गया। तो मुझे 1996 में राज्य सिविल सेवा में मेरा चयन हुआ एसडीएम पद पे और वर्ष 2013 में मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा अवार्ड हुई। इस दौरान विभिन्न पदों पर एसडीएम, एडीएम और अन्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर मिला। सर, जिस विभाग में आप लगभग 1 साल होने को आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इस विभाग को अगर हम देखें तो आम जनता या कोई भी व्यक्ति लगभग बहुत दया भाव के साथ देखता है, अरे दिव्यांगजन ऐसे ऐसे। तो इसमें आपका क्या सोचना है कि दिव्यांगजन आपने, क्योंकि आप लगातार एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं उसी पे, तो उस आप किस नज़र से आपको देखते हैं कि दिव्यांगजन आम आदमी कैसे उसको देखे, किस नज़र से देखे? देखिए, पहले शब्दावली थी विकलांग, ये एक दया भाव या सिंपैथी दिखाता था और जब शब्दावली दिव्यांगजन आई तो निश्चित रूप से ये भाव आया कि ये विशिष्ट जन हैं जिनमें कुछ विशेष क्षमता है, दिव्य क्षमता है। इससे उनके जो एलिवेशन है सोशल लेवल पे वो एलिवेट हुआ, उनका स्तर। दूसरा, समाज उनको सिंपैथी के नज़रिए से देखता है। जब इसका नाम दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग हुआ तो इस विभाग ने ये तय किया कि इनको दया भाव नहीं, इनके प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, यानी कि सरकार या आम जनों में इनके भलाई के लिए काम करने की मात्र भावना ना हो बल्कि कुछ करके भी दिखाया जाए। जब आप काम करेंगे तब ये सशक्त होंगे। तो लिहाजा दिव्यांगजन को सशक्त करने के लिए इस विभाग ने कदम उठाया, इसीलिए इसका नाम दिव्यांगजन सशक्तिकरण है। अब रही बात है कि इनको सशक्त हम कर कैसे सकते हैं, तो भारत सरकार का जो एक्ट है RPWD एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, वो आधारशिला है इस विभाग की
और रूल 2017, उसने ये तय किया कि इनको कैसे हम इनके अधिकारों के माध्यम से सशक्त करेंगे। सशक्त करने के 3 मुख्य रूप दिखते हैं। एक तो उनको सामाजिक आर्थिक स्तर पर सशक्त करना, उनका शैक्षिक विकास करना, और जो उनकी भौतिक दिक्कतें थी, डेफिशिएंसी थी, तो भौतिक पुनर्वासन करना थ्रू क्लिनिकल थेरेपी। तो ये 3 ऐसे माध्यम थे। अब इस पर सरकार काम कर रही है, जिससे इनका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और शैक्षिक पुनर्वासन किया जा रहा है, ताकि ये जीवन में सशक्त हो सकें। और जब सशक्त दिव्यांगजन होगा तो निश्चित रूप से समाज की मुख्य धारा में शामिल होगा। अन्यथा की दशा में वो समाज से अलग थलग होता था। तो सामाजिक समावेशीकरण यानी सोशल इंक्लूसिवनेस लाने के लिए हमारा विभाग प्रयत्नरत है, जिससे कि वो भी आम आदमी की तरह गरिमामय जीवन, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। लोगों का कहना है कि मन से, जो मन उनका मजबूत होता है, तब आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। तो दिव्यांगों में अक्सर आपने कभी किसी से बात की हो, या ऐसा कुछ उनके मन में ये लगता है कि हम दिव्यांग हैं, नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनाई देता है कि चाहे पेंटिंग्स के मामले में हो या लिखाई के मामले हो, बच्चा टॉप करता है। उस समय क्या लगता है कि कैसे काम करना चाहिए कि उनका मनोबल बढ़े? जहाँ तक मेरा अपना अनुभव इस विभाग में है, मैंने दिव्यांगजनों में काफ़ी उत्साह पाया। हो सकता है बाहर की दुनिया उनके प्रति दया भाव दिखाती है, लेकिन जब उनके बीच में गया तो मेरा अपना अनुभव, उनके अंदर क्षमता की कमी नहीं है। केवल किताबों को पढ़ना और अच्छे नंबर लाना यही इंटेलिजेंस का प्रतीक नहीं है। इंटेलिजेंस इमोशनल भी होती है, विशिष्ट प्रतिभाएं होती है। मैंने गायन वादन के क्षेत्र में, मैंने चित्रकला के क्षेत्र में इनकी जो प्रतिभा देखी वो अप्रतिम थी। शायद जो सामान्य व्यक्ति है वो इनसे टक्कर नहीं ले सकता। जैसे सूरज की जो रोशनी है, जब आप कॉन्वेक्स लेंस देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में सूरज की किरणें एक जगह जब इकट्ठा होती है तो नीचे सूखी पत्तियों को जला देती है। उसी तरीके से दिव्यांगजनों के भीतर जो विशिष्ट शक्तियों का पुंज है, वो जब एक किसी पॉइंट पे इकट्ठा होता है तो वो काम बहुत बेहतर करते हैं। जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड को मैंने अनुभव किया, उनकी स्मरण क्षमता बड़ी बेजोड़ होती है, और उनको आप बस बोल दीजिए, आपको शब्दशः वो चीज़ कहेंगे। शायद सामान्य में वो स्मरण क्षमता ना हो जो उनमें है। तो इस विभाग का उद्देश्य यही है कि उनके व्यक्तित्व में छुपी हुई विशिष्ट शक्तियों की पहचान करना और शक्ति को चैनलाइज करना, जिससे कि उस क्षेत्र विशेष में वो बेहतर मुकाम बना सके। ये जो दिव्यांग के लिए अलग विद्यालय होते हैं या उसी में पढ़ते हैं बच्चे, ये तहसील लेवल पर होते हैं या जिले लेवल पर, क्योंकि हर एक विकलांग बच्चा गरीबी की स्थिति में वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, कोई माध्यम नहीं होता है। तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने ऐसे विद्यालय बनाए हैं ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर? एक तो ये सर। दूसरी चीज़, जो बच्चा आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? जैसे अब तो देखें तो सर सुविधाएं, क्योंकि ऑनलाइन उस पर हम बातचीत करेंगे, अभी हम ये सब जानेंगे कि इस पे विद्यालय के लिए किस स्तर पर विद्यालय है। जैसे मैंने कहा, दिव्यांगों के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 विशेष विद्यालय चलाए जा रहे हैं और 18 प्री प्राइमरी स्कूल, जिसको हम बचपन डे केयर कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार प्रायोजित DDRS स्कीम है, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना है। उसके तहत हम NGOs को विद्यालय चलाने के लिए केंद्र सरकार फंडिंग करती है। तो ये एक नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त बेसिक विद्यालयों में क्लस्टर बेस्ड NPRC लेवल पे उनके विशेष अध्यापक होते हैं, वो इस काम को करते हैं। जहाँ तक हमारे विभाग का बात है, हमारे विभाग में 16 विद्यालय चल रहे हैं। इसमें 4 तरीके के विद्यालय होते हैं। जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं यानी देख नहीं सकते, उनके विद्यालयों को हम स्पर्श कहते हैं। और जो फिजिकली चल नहीं पाते हैं, उन विद्यालयों का नाम हमने दिया प्रयास। जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं, उनके विद्यालयों का नाम ममता। और जो बच्चे न बोल सकते हैं
न सुन सकते हैं, उनके विद्यालयों का नाम संकेत है। तो ये 4 कैटेगरी के विद्यालयों को हम लोग रन करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोगों का जो अनुभव हुआ कि जब हम विशिष्ट प्रकार के विद्यालय बनाते हैं तो बच्चे जब वहाँ पढ़ते हैं तो नॉर्मल विद्यालय में से कटे हुए एलिनिएट होते हैं। जब वो समाज में जाते हैं तो समाज में भी अपने को अलग थलग पाते हैं। तो सरकार ने ये तय किया कि हम समेकित विद्यालय स्टार्ट करेंगे आगे, जिसमें 50% नॉर्मल बच्चे होंगे, 50% दिव्यांग बच्चे होंगे। जब दोनों साथ पढ़ेंगे तो यही बच्चा जब पढ़ करके समाज में जाएगा तो समाज में बड़े आसानी से समावेशित हो जाएगा। उस दिशा में समेकित विद्यालयों की शुरुआत की गई है शिक्षा के क्षेत्र में। सर, आपके वहाँ स्वावलंबन जो है वो एक स्कीम चल रही थी सर, इसके माध्यम से जो लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और लगभग 2022 अंत तक क्या संख्या थी और उनमें से कितनों को प्रशिक्षण मिल चुका है? देखिए, हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके कौशल को विकसित करने के लिए भी हमारे 8 संस्थान चलते हैं। अभी जो संस्थान चल रहे हैं बेसिकली उसमें काफ़ी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, कुर्सी बनाना ये। लेकिन हम इसको अब अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो आज के समय की ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से ट्रेड में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं ताकि ये इनका जो है कौशल निखर जाए और ये बाजार के अनुरूप जाए। जैसे अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ये दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए ही कानपुर में प्राविधिक शिक्षा चलाता है। तो प्राविधिक शिक्षा में वहाँ पे डिप्लोमा बच्चे करते हैं। उन बच्चों को कैंपस इंटरव्यू बड़े आसानी से मिले क्योंकि उनको आधुनिक ट्रेड, ऑफिस को चलाना, कंप्यूटर चलाना, बुटीक, इस तरह की चीज़ों को उनको हमने ट्रेन किया है। लेकिन इस दिशा में भी हमें काम करने की और ज़रूरत है जिससे कि हम उनको रोज़गार दे सकें और जो उनके उत्पाद हैं उनको हम एक मार्केट दे सकें। स्वावलंबन की बात किया, एक हमारे यहाँ स्वावलंबन ऐप है। स्वावलंबन ऐप का जो उद्देश्य है कि दिव्यांगों के लिए हम एक यूनिक आईडी दें, UDID उसको बोलते हैं। जैसे आपके आधार कार्ड होता है तो दिव्यांगों के लिए हम एक यूनिक आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिससे उनको मिलने वाली समस्त सेवाओं को हम प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सकें। बस यात्रा कर रहे हों या किसी योजना के लिए हो तो उनका एक यूनिक नंबर हो जाए ताकि पूरे भारतवर्ष में उनकी एक पहचान हो सके। इस दिशा में भी हम लोगों ने लगभग 11 लाख लोगों को रजिस्टर्ड कर लिया है और उन कार्डों को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अन्य विभागों की योजनाओं को भी हम उनको लाभ दे सकें। आप देख रहे हैं हमारे साथ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के निदेशक सत्य प्रकाश पटेल जी, जो बातचीत कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों को कैसे मजबूत किया जाए, उनको भावना के साथ, दया के साथ ना देखकर उनको मजबूत करने का काम किया जाए। ये हर एक व्यक्ति का काम है। अगर वो मजबूत होंगे हमारा समाज मजबूत होगा और दिव्यांगजन और मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। बने रहिए हमारे साथ समाचार टुडे के साथ। जल्द लौटते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।